Applications of Gauss's law, we have discussed how we can calculate electric field for an infinite line of charges. Also, we have discussed how we can calculate the electric field for infinite sheet of charge, and we have also calculated we have also calculated electric field with the help of for a spherical shell of charge with the help of Gauss's law. We have also proven shell theorems, both two shell theorems. Now we are going to calculate the electric field for a spherical symmetric charge distribution. In order to study these, in order to understand these, let us first consider a diagram. The diagram involves the diagram shows a cross section of the spherical distribution of charge of radius capital R. Here the charge is distributed throughout the spherical volume. We do not assume that the volume charge density rho is constant throughout this volume. This dotted spherical charge distribution over here, we can say the charge is not distributed. The charge per unit volume is not uniformly distributed. However, we make the restriction that charge density at any point depends only on the distance of the point from the center. अब यहाँ पर ये क्या बात कर रहा है, ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास आप अपने इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर किसी पॉइंट पर जाते हैं और उस पॉइंट पर आपके पास जो रो की वैल्यू है, बेसिकली जो आपकी चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है, वो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो कांस्टेंट रहती है। आप अगर किसी सर्टेन पॉइंट का जिक्र करते हैं, जैसे कि हम यहाँ बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर इस सर्टेन पॉइंट की बात कर रहे हैं और किसी सर्टेन पॉइंट के ऊपर अगर आपके पास आप अपनी चार्ज डेंसिटी निकालते हैं तो आपके पास वो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी उस सर्टेन पॉइंट के लिए। ये जो कंडीशन है आपके पास, इस कंडीशन को हम कहते हैं स्फेरिकल सिमेट्री, कि आपके पास बेसिकली अगर आप अपनी आर की वैल्यू स्मॉल आर, यानी कि आप अपना डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर अगर आप चेंज करते हैं इसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसी डॉटेड एरिया के अंदर रहते हुए अगर आप अपना डिस्टेंस चेंज कर लेते हैं, तो आप मतलब अगर आप ये इस पॉइंट पर आते हैं और इस पॉइंट का अगर आप सेंटर से डिस्टेंस निकालते हैं, इसकी वैल्यू बेसिकली क्या है, सेंटर से इसका डिस्टेंस अगर हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर इस सर्टेन सर्कल के अंदर जो है आपके पास आपकी चार्ज डेंसिटी यानी कि रो की वैल्यू जो है वो सेम रहती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये नहीं करते हैं और आप ये बात करते हैं कि आपके पास ये जो चार्जेस आपके पास ये जो पॉइंट है, आप इस पॉइंट को ले जाते हैं इस थोड़ा सा दूर, आप इस पॉइंट को ले आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ से सेंटर से आपकी जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू बदल जाएगी, और अगर आपकी डिस्टेंस की वैल्यू बदलेगी तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि आपके पास आपकी चार्ज डेंसिटी की वैल्यू बदल गई है। अगर ऐसा होता है तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि आपके पास रो में बी द फंक्शन ऑफ आर, और आप यहाँ से ये बात कर सकते हैं कि आपके पास ये जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, बेसिकली आपके पास स्फेरिकल सिमेट्री लाई कर रही है। अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, फॉर एनी स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो आपने अभी सर्कल ऑफ द सर्कल देखा है जिसमें डॉट्स लगे हुए हैं आपके पास, बेसिकली ये डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं चार्जेस को, तो हम कह रहे हैं कि आपके पास ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आप ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली शेल ऑफ चार्जेस से बनकर मिली है, और ये शेल्स ऑफ चार्जेस का नेस्ट है, बहुत सारे शेल्स ऑफ चार्जेस हैं ऑफ डिफरेंट रेडियसेस, आपके पास रेडियस डिफरेंट है और चार्ज का डिफरेंट रेडियसेस का चार्जेस के शेल बने हुए हैं।
तो हम ये बात करते हैं कि आपके पास हर शेल के लिए, हर थिन शेल के लिए आपके पास चार्ज डेंसिटी की वैल्यू सेम रहेगी एक सिंगल शेल के लिए। लेकिन अगर आपके पास आपका शेल बदल जाता है तो आपके पास चार्ज डेंसिटी की वैल्यू भी बदल जाएगी। अच्छा जी, तो हम ये कह रहे थे कि आपके पास क्या है, चार्ज बेसिकली हमने ये बात की, हमारे पास ये जो डायग्राम है, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम कंसिडर करते हैं कि डिफरेंट रेडियसेस के, ये एक मैंने शेल ऑफ चार्ज बनाया है, तो ये डिफरेंट रेडियसेस के आपके पास जो है शेल्स ऑफ चार्जेस के ऊपर मुश्तमिल है। और हर शेल ऑफ चार्ज के लिए आप अगर बात करें तो ये हर शेल ऑफ चार्ज के लिए आपके पास, अगर मैं ये एक शेल ऑफ चार्ज बनाती हूँ तो इस शेल ऑफ चार्ज के ऊपर किसी भी पॉइंट पे ऊपर आप चले जाएंगे, आप अगर इधर आ जाते हैं या आप इधर आ जाते हैं या आप इधर आ जाते हैं, तो कहीं पर भी आपके पास जो है किसी भी पॉइंट पर इस पूरे के पूरे शेल ऑफ चार्ज के अंदर आपकी जो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, वो आपके पास सेम रहेगी। अगर आपके पास ये चार्ज डेंसिटी सेम रहेगी तो आप कह सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट जो जो डिफरेंट शेल्स ऑफ चार्जेस हैं, उन डिफरेंट शेल्स ऑफ चार्जेस पर हर शेल के लिए अलग अलग वैल्यू ऑफ चार्ज डेंसिटी होगी। लेकिन ये शेल इतना बारीक होगा कि चार्ज डेंसिटी की वैल्यू बदलेगी नहीं। अगर हम इस शेल का रेडियस बढ़ा, इस शेल की थिकनेस बढ़ा देते हैं, चार्ज का शेल जो है वो हम लोग एक बारीक शेल बनाने की बजाय, हमारे पास जैसे ये एक आपके पास मोटा शेल है, और अगर आपके पास आप एक बारीक शेल लेते हैं तो ये जो बारीक वाला हमारा शेल है, इस बारीक शेल ऑफ चार्ज के ऊपर आपकी चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म रह सकती है। लेकिन अगर आपके पास थिकनेस ऑफ द शेल ज़्यादा होगी तो उसके ऊपर आपके पास चार्ज डेंसिटी की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। और हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि हमारी ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की है कि ये आपके पास जो शेल है बेसिकली ये स्फेरिकल सिमेट्री रखता है। तो स्फेरिकल सिमेट्री होने का मतलब क्या है कि आपके पास आर जो है वो, आर की वैल्यू रेडियस के बदलने से बदलेगी। लेकिन अगर आप एक ही रेडियस पे रहते हैं तो आर की वैल्यू को नहीं बदलना चाहिए। अच्छा जी, अब चलते हैं हमारे पास कि हम बेसिकली यहाँ करने क्या जा रहे थे, हम यहाँ पर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये आपके पास जो गॉसियन सरफेस है, आपके पास ये जो बेसिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हम इस पर दो तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है जी, फर्स्ट हम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर कि हमारे पास इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक क्या वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसके लिए हमने फिगर बी जो आपके पास नज़र आ रही है, उस फिगर बी के ऊपर हमने अपनी गॉसियन एक सरफेस एज्यूम की है जो कि आपके पास, अच्छा सबसे पहले बात हम लोग दोबारा अपनी नॉलेज को रिवाइज कर लेते हैं कि ये जो आपके पास बेसिकली जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपके पास डॉट्स हैं। ये जो डॉटेड सर्कल है ये आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये जो डॉटेड सर्कल है आपके पास, इस डॉटेड सर्कल का रेडियस जो है वो हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हम अपनी गॉसियन सरफेसेस की बात करने लगे हैं। तो हमारी ये जो गॉसियन सरफेसेस हैं, हमने दो तरह से अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने कहा कैसे कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या लेना है कि हम लोग अपने गॉसियन सरफेस जो है वो हमारे पास, हम बेसिकली अपना जो स्फेरिकल चार्ज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन थी, हम उस डिस्ट्रीब्यूशन से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। उसके लिए हम फिगर ए की बात करते हैं, और इस फिगर ए में जो है आपके पास गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो हमने बताया है, और वो रेडियस जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है स्मॉल आर के साथ। और एक दूसरा जो केस है जिसमें आपके पास गॉसियन, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अपनी ये जो स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हम इसके अंदर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक दूसरी गॉसियन सरफेस एज्यूम की है, और ये जो आपकी गॉसियन सरफेस है इसका जो ये बेसिकली आपके पास लाई कर रही है विद इन योर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका जो रेडियस है वो स्मॉलर है देन द रेडियस ऑफ योर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी फिगर ए के लिए कैलकुलेशंस कर लेते हैं अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की। और फिगर ए के लिए अगर आप कैलकुलेशंस करने जा रहे हैं तो ये जहन में रखिएगा कि प्रीवियसली हमने ये बात की हुई है कि
प्रीवियस जो हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी उसमें हमने बेसिकली एक स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज के लिए अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी, और इस स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज में हमने ये जम्पशन की थी कि आपका ये जो शेल ऑफ चार्ज है ये क्या करता है, ये बिहेव करता है एज अ पॉइंट चार्ज। और यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, हमने भी बात की कि हमारे पास क्या है, मल्टीपल, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली ये क्या है, ये मल्टीपल कंसेंट्रिक चार्ज शेल्स हैं। तो ये अगर एक शेल हो या मल्टीपल शेल्स हो, और अगर क्या है ये तमाम एक ही सेंटर से गुजर रहे हैं, एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, मतलब इनका सेंटर एक है, तो ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो आपकी पूरी की पूरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इट कैन बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। अब जब ये एक पॉइंट चार्ज की वजह से भी की तरह बिहेव कर सकती है, तो आपके पास यहाँ से आप अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आपने प्रीवियसली किया था। और यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस आएगा, और वो डिफरेंस क्या होगा आपके पास, वो डिफरेंस होगा कि आपके पास चार्ज एनक्लोज जो है वो अब क्यू की जगह उसने डी क्यू लिख दिया है। डी क्यू क्यों लिखा है, क्योंकि वो हर अलग अलग आपके पास, हमने भी बात की थी कि ये जो आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कंसेंट्रिक शेल्स। तो ये हर शेल के लिए अलग अलग चार्ज आपके पास निकाल रहा है इस इक्वेशन के अंदर। ये जो आपकी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये हर शेल के लिए अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहा है, और वो कहता है कि आप जिस शेल पर हैं उसके लिए करंट चार्ज की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू है डी क्यू। तो आपके पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दैट सर्टेन शेल आ जाएगी ये इक्वेशन। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपनी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके पास वो डेफिनेटली हम लोग ये बात, जैसे आपको ये बात याद होगी कि हमने ये बात डिस्कस की थी कि आपके पास हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेशन में हम लोग कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले जाते हैं। तो आपके पास इस वाली इक्वेशन में आपको नज़र आ रहा होगा कि 1/4πε0 जो है ये कांस्टेंट है, और आर स्क्वायर भी बेसिकली यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि हम एक सर्टेन रेडियस के लिए बात कर, एक सर्टेन शेल ऑफ चार्ज के लिए बात कर रहे हैं, और उस शेल ऑफ चार्ज का जो है वो रेडियस नहीं बदल रहा। जब उसका रेडियस नहीं बदल रहा तो आपके पास आर स्क्वायर भी यहाँ पर कांस्टेंट होगा, और आपके पास इंटेग्रल के अंदर जो चीज़ बचेगी वो आप इसको लिख सकते हैं कि आपके पास जो बाकी बची है बात, वो ये बची है कि आपके पास ये 1/4πε0 और 1/r के इंटेग्रल से बाहर चला गया, अंदर क्या बच गया, इंटेग्रल और ये डी क्यू। सो वी कैन से आपके पास यहाँ से सिंपल ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और आपके पास क्या बच जाएगा, खाली आपके पास खाली बच जाएगा क्यू। तो ये आपके पास इक्वेशन जो है उसने ये फॉर्म अटेन कर ली। अब नेक्स्ट वो बात करता है कि अगर आपके पास क्या है, आपके पास एक, अब हम क्या करते हैं, हम अपनी दूसरी गॉसियन सरफेस पर आ जाते हैं, और दूसरी गॉसियन सरफेस यानी कि फिगर बी जो है हमारी, ये जो फिगर बी है इसमें हमें नज़र आ रहा है कि हमारी जो गॉसियन सरफेस है वो कहाँ लाई कर रही है, दैट लाइज विद इन योर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब ये विद इन द सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाई कर रही है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, वही हमारा जो फॉर्मूला है जिसको में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, फ्लक्स निकालना होता है हमने, और हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या फार्मूला बनाती है अगर आपको याद हो, तो यहाँ पर आपके पास हमारा जो गॉसेस लॉ था वो था एप्सिलॉन नॉट इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू। यही हमारे पास इक्वेशन थी, और हमने ये बात पढ़ी है कि आपके पास यहाँ पर क्या है कि आपके पास रेडियस जो है वो स्मॉलर है, जो गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस आपके पास स्मॉलर है देन द रेडियस ऑफ योर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपके पास रेडियस जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से छोटा है, तो आप यहाँ पर सिंपली ये बात कर सकते हैं कि आपके पास ये जो बेसिकली आपकी गॉसियन सरफेस जो है वो
उसके अंदर जो फ्लक्स की अमाउंट है वो बेसिकली एक सर्कल के अंदर मौजूद जितना फ्लक्स होगा उसी के बराबर होगी। हमारे पास यहाँ पर ई और ए की वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगी। जब ई और ए की वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगी तो आपको याद होगा बेसिकली हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास ये जो है वेक्टर्स जो हैं ई डॉट डी ए, हम इसको सिंपली लिख सकते हैं ई इंटू डी ए। ये कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी की हुई है। इसके अलावा हमने ये बात की हुई है कि हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, ये जो टर्म हमने अभी थोड़ी देर पहले इंटेग्रल के अंदर लिखी थी, हम ई को इंटेग्रल से बाहर लिख सकते हैं। तो जब हम ई को इंटेग्रल से बाहर लिखेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, डी ए खाली रह जाएगा। और अभी हमने ये थोड़ी देर पहले ये डिस्कशन की कि आपके पास क्या होगा, आपके पास ये जो बेसिकली ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, क्या बच गया, ई और ए। तो अब ये ई और ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बेसिकली क्या है हमारे पास, यहाँ हम अपनी गॉसियन सरफेस को देखें तो दैट इज़ अ सर्कल, और जो स्फेयर दैट इज़ अ स्फेयर, ये जहन में रखिएगा। हम स्फेरिकल सिमेट्री की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो गॉसियन सरफेस होगी वो भी स्फेरिकल होगी। तो आपके पास यहाँ से जो एरिया है, एरिया की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से आप लोग ई ए की जगह उसकी अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन जो है वो गॉसेस लॉ की ये फॉर्म निकल आएगी। और यहाँ से अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी वैल्यू निकल आती है। और वो वैल्यू क्या है आपके पास, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश ओवर आर स्क्वायर। अब ये क्यू डैश यहाँ क्यों रिप्रेजेंट लगा रहा है, क्यू डैश बेसिकली यहाँ पे क्यों बता रहा है, क्यू जो थी अगर आप याद रखिए तो ये जहन में रखिएगा कि क्यू इज़ रिप्रेजेंटिंग द होल चार्ज इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपकी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जितनी अमाउंट ऑफ चार्ज मौजूद है वो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू के बराबर है। लेकिन हमारा ये जो गॉसियन सरफेस थी, ये गॉसियन सरफेस किसको इनक्लोज कर रही है, ये उससे कम अमाउंट ऑफ चार्ज को इनक्लोज कर रही है जितनी हमारे पास टोटल डिस्ट्रीब्यूशन में मौजूद थी। तो ये जो लेसर अमाउंट ऑफ चार्ज है इसको हमने रिप्रेजेंट किया है अपने पास क्यू डैश के साथ। एंड दैट्स ऑल फॉर आवर गॉसेस एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ।